हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे कि आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर नंबर 27 को, जो मॉड्यूल बी का पार्ट है। तो इसमें पहले हम कॉन्सेप्ट्स और फिर हम क्वेश्चंस, इसी प्रोसेस को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, ये हम पिछले 2 लेसन्स के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर की। सो फर्स्ट, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला काम क्या है, हम एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी लोन केस में कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहला सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। Documentation requirement vary based on specific nature of the facility, charge and borrower type. So जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? स्पेसिफिक नेचर जो है, लोन की स्पेसिफिक नेचर। जैसे टर्म लोन है तो उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट होगा, कैश क्रेडिट है तो उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए। इसी प्रकार से बोरो टाइप, सो चार्ज क्रिएट, अगर वो मॉर्टगेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो हम मॉर्टगेज लीड लेंगे। अगर सिंपल उसके ऊपर हाइपोथिकेशन चार्ज है तो हाइपोथिकेशन लीड लेंगे। इसी तरह से बोरो टाइप। सो पार्टनरशिप के लिए डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट, इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट, कंपनीज के लिए डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट। सो सबसे पहले एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट जो हमने करना है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। नो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक्यूमेंट सूटेबल फॉर ए कैश क्रेडिट लोन मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ए टर्म लोन फैसिलिटी, बिकॉज कैश क्रेडिट की कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो अगर हम कैश क्रेडिट जिसमें स्पेसिफिक रीपेमेंट शेड्यूल, रीपेमेंट पीरियड या मॉरिटोरियम नहीं होता, तो वो सूट नहीं करेगा टर्म लोन के केस में, बिकॉज टर्म लोन के केस में हमें रीपेमेंट पीरियड भी चाहिए और उसके साथ साथ मॉरिटोरियम पीरियड कितना है तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए। सिमिलरली, डॉक्यूमेंट्स डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल बोरोर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपनीज और पार्टनरशिप्स। सो जो डॉक्यूमेंट हम इंडिविजुअल बोरोर्स के लिए यूज़ करेंगे, वो ऑटो लोन लेता है, होम लोन लेता है, तो वही डॉक्यूमेंट हम कंपनीज या पार्टनरशिप के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। As banks typically provide pre-printed forms for various facilities and charges, it is crucial to ensure that a correct set of documents relevant to specific facility, charge and borrow type is used. So, आमतौर के ऊपर टिपिकली बैंकों के प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं फॉर डिफरेंट लोन्स। कैश क्रेडिट का फॉर्म डिफरेंट, टर्म लोन का फॉर्मेट डिफरेंट, प्री शिपमेंट लोन का फॉर्मेट डिफरेंट, और डिफरेंट चार्जेस के बेसिस के ऊपर भी ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू इंश्योर दैट करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड। तो जो डॉक्यूमेंट का सेट हम सिलेक्ट करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्पेसिफिक फैसिलिटी के तौर के ऊपर, जो चार्ज क्रिएट करना है उसके बेसिस के ऊपर, जो बोरोर साइन करेगा उसके बेसिस के ऊपर। Each form may have different provisions depending upon type of borrower, streamlining the process while demanding careful selection of options during document execution. तो हर एक जो फॉर्म है उसमें डिफरेंट प्रोविजंस होंगे। किसके बेसिस के ऊपर? बोरोर के बेसिस के ऊपर।
तो हमने पूरे प्रोसेस को वो स्ट्रीमलाइन कर रहा होगा डॉक्यूमेंट। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट का एप्रोप्रिएट सिलेक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के अंदर। नो सेकंड पार्ट है स्टैंप ड्यूटी कंप्लायंस। Another critical aspect of documentation is the stamping, which involves payment of applicable duty and providing evidence of such payment. तो डॉक्यूमेंटेशन का ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है। पहला, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी। सबसे पहले हम एप्लीकेबल ड्यूटी पे करते हैं और फिर हमें उसका एविडेंस चाहिए कि हमने उसको पे कर दिया है, या उसकी रिसीट होगी हमारे पास या कोई और प्रूफ होगा विच विल प्रूव कि उस पर्पस के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए हमने स्टैंप ड्यूटी को पे कर दिया है। स्टैंप ड्यूटी इज गवर्न्ड बाय इंडियन स्टैंप एक्ट एज अमेंडेड बाय स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक हम स्टैंप ड्यूटी को पे करते हैं। Act outlines provision for instruments subject to duty, rules for using stamps, timing of stamping, executed within India और outside India। तो इंडियन स्टैंप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हमें बताते हैं? वो बताते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हमने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, दैट इज नंबर 1। और जो स्टैंप ड्यूटी हम पे करेंगे उसमें अगर स्टैंप्स इन्वॉल्व हैं तो हम उन स्टैंप्स को कैसे यूज़ करेंगे, उन स्टैंप्स को हम अफिक्स कैसे करेंगे, उनको सिग्नेचर हम कैसे करेंगे। देन जो टाइमिंग है स्टैंप ड्यूटी का तो वो भी हमें कंप्लाई करना होगा। सो अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके लिए टाइम कंस्टेंट अलग है, अगर वो आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी पेमेंट के रूल्स अलग हैं। सो इन केस ऑफ अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो स्टैंप ड्यूटी हमने पे करनी है बिफोर सिग्नेचर्स, लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो पे करना होता है हमें विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट द डॉक्यूमेंट एंटर्स इनटू इंडिया। According to Section 17 of Indian Stamp Act, any instrument chargeable with duty and executed in India must be stamped either before or at the time of execution। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पेएबल है तो उसका स्टैंप ड्यूटी हम कब पे करेंगे, या तो बिफोर सिग्नेचर्स या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी इन एनी केस सिग्नेचर करवाने से पहले इसके ऊपर साइन हो चुके होने चाहिए। सो इसी प्रकार से सेक्शन 18 है फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। अगर वो डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है और वो डॉक्यूमेंट ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना ही प्रोमिसरी नोट है, यानी वो कोई नॉर्मल एग्रीमेंट है, तो उस केस में सेक्शन 18 परमिट करता है कि हम स्टैंप ड्यूटी पे कर सकते हैं विद इन 3 months आफ्टर इंस्ट्रूमेंट्स रिसीट इन इंडिया। वो डॉक्यूमेंट जब इंडिया में एंटर करेगा तो उसके विद इन 3 months उसके ऊपर हम स्टैंप ड्यूटी पे कर सकते हैं और वो लीगल पेमेंट माना जाएगा स्टैंप ड्यूटी का। Section 19 of Indian Stamp Act specifies that first holder in India of any bill of exchange payable otherwise than on demand or promissory note drawn or made outside India should affix appropriate stamp duty and cancel it before presenting the instrument for acceptance, payment, endorsement, transfer and negotiation in India। तो सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो उसका फर्स्ट होल्डर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली स्टैंप करे और स्टैंप लगा करके उसको कैंसिल करे, और उसके बाद ही वो इंस्ट्रूमेंट को दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकता है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकता है, उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है या उसको नेगोशिएट कर सकता है विद इन इंडिया।
तो ये प्रोविजन है सेक्शन 19 के। फर्दर सेक्शन 35 states that no instrument lacking proper stamp duty shall be admissible as evidence for any purpose. स्टैंप ड्यूटी इंडियन स्टैंप एक्ट का जो सेक्शन 35 है वो आगे और क्या इंसिस्ट करता है, नो इंस्ट्रूमेंट लैकिंग प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी, अगर किसी पेपर के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पेएबल है लेकिन प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की गई तो उसको एविडेंस के तौर के ऊपर एडमिट नहीं किया जा सकता। However, these instruments can be accepted as evidence upon payment of a required stamp duty or deficient amount along with the penalty either 5 rupees or 10 times the proper stamp duty whichever is higher। तो अगर कोई इस प्रकार का एविडेंस है जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं लगी हुई तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को अगर स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे की दर दी जाए, सो दिस ड्यूटी कैन बी ₹5 और 10 टाइम्स ऑफ प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी विच एवर इज हायर, तो उस केस में फिर इसी डॉक्यूमेंट को हम एडमिट कर सकते हैं एज एविडेंस। यानी अगर उसमें स्टैंप ड्यूटी लैकिंग है तो वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस, लेकिन अगर हम स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हैं और साथ में अगर पेनल्टी है उसको भी पे कर देते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस। While government issues the stamp papers of various values for stamping purpose, pre-printed form require adhesive stamps. So government issue करती है स्टैंप पेपर्स डिफरेंट वैल्यूज के स्टैंपिंग पर्पस के लिए, लेकिन बैंकों के जो फॉर्म्स हैं वो प्री प्रिंटेड होते हैं, तो या तो उनके ऊपर हम एम्बॉसिंग करवाएंगे फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट या हम उसके ऊपर एडहेसिव स्टैंप्स लगा देंगे जिनको हम चिपकाने वाली स्टैंप्स कहते हैं। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट मैंडेट्स कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैंप्स टू प्रिवेंट देयर मिसयूज। तो जो सेक्शन 12 है इंडियन स्टैंप एक्ट का वो क्या मैंडेट देता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि जब भी ये एडहेसिव स्टैंप्स यूज़ किए जाएंगे तो उनको कैंसिल करना एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये कैंसिलेशन हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा एडहेसिव स्टैंप हमने चिपकाया हुआ है, तो इसके पास हमारे दो अलग अलग मेथड्स हैं। तो एक मेथड है कि हम इसको ऐसे क्रॉस कर दें और सेकंड मेथड है कि हम बोरोर के सिग्नेचर करवा लें इस प्रकार से अक्रॉस दैट। तो दोनों ही केसेस में ये कैंसिल हो जाएगा। An instrument with adhesive stamp duty not duly cancelled to prevent reuse shall be deemed unstamped। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने इस प्रकार की स्टैंप को कैंसिल नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की गई, तो इट विल बी डीम्ड एज अनस्टैम्प्ड। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी स्टैंप ड्यूटी को लेकर के। स्टैंप ड्यूटी अमाउंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व। तो स्टैंप ड्यूटी का रेट क्या रहेगा, तो ये रेट स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व। फॉर सेंट्रल सब्जेक्ट सच एज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर्स, receipts, letter of credit, insurance policy, the duty remains uniform across all states। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जिनमें स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी रेट फिक्स करती है और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी रेट को फिक्स करती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, शेयर ट्रांसफर फॉर्म्स हों, रसीट्स हों, लेटर ऑफ क्रेडिट या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हों, इनके ऊपर रेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो एज ए रिज़ल्ट इनका जो रेट है स्टैंप ड्यूटी का, इट रिमेन्स सेम इन ऑल स्टेट्स। और डॉक्यूमेंट्स लाइक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, प्लेज एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लीज डीड या लीज एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड्स,
स्टैंप ड्यूटी डिफर्स इन वेरियस स्टेट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाइपोथिकेशन डीड है, एग्रीमेंट है, प्लेज का एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, लीज है, मॉर्गेजेस हैं, किसी भी पर्सन के द्वारा विल बनाया जाता है, तो इनसे रिलेटेड स्टैंप ड्यूटी के रेट स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्स करती हैं। एंड एज ए रिजल्ट वेरियस स्टेट्स में ये स्टैंप ड्यूटी अलग रहेगी। एप्लीकेबल ड्यूटी शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द स्टेट वेयर डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड एंड और ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। जो एप्लीकेबल रेट रहेगा तो वो उस लॉ के मुताबिक होना चाहिए जहां डॉक्यूमेंट को सबसे पहली बार एग्जीक्यूट किया गया या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया गया। If any of the documents are found to be understamped, they can still be accepted as evidence after payment of penalty as specified in Act of the relevant state government। तो ये प्रोविजन हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ा था कि अगर डॉक्यूमेंट अंडरस्टैम्प्ड है तो उस स्टैंप ड्यूटी गैप को हम पे करके और उसके साथ पेनल्टी पे करके उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवा सकते हैं। फॉर सर्टन डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, receipts, letter of credit, insurance policies which were understamped after 18th April 2006, so they may be revalidated upon payment of required stamp duty along with any penalty। अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट बिफोर दिस डेट 18th अप्रैल 2006 वो डॉक्यूमेंट बनाए गए तो इस डेट से पहले इन डॉक्यूमेंट को हम यूज नहीं थे कर सकते अंडरस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस। लेकिन इस डेट के बाद ये प्रोविजन कर दिए गए कि इन डॉक्यूमेंट्स को भी हम वैलिडेट करवा सकते हैं, रिवैलिड करवा सकते हैं अपॉन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंप ड्यूटी अलॉन्ग विद पेनल्टी। यानी इस डेट से पहले 18 अप्रैल 2006 से पहले अगर ये डॉक्यूमेंट अंडरस्टैम्प्ड थे तो इनको हम यूज नहीं कर सकते थे एज एविडेंस। लेकिन 18 अप्रैल 2006 के बाद अगर हम इनके ऊपर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हैं और पेनल्टी के साथ पे कर देते हैं तो दिस ऑल्सो बिकम्स वैलिड एज एन एविडेंस। स्टैंप लॉज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू लॉ एंड आर सब्जेक्ट टू चेंजेस। सो स्टैंप लॉ में चेंजेस हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, फ्री लाइव क्लास। इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। रीजन, एग्जाम को पास करने के लिए हमें पूरे सिलेबस को कवर करना होता है, लेकिन इस क्लास में हम सिलेबस के रिलेटिवली थोड़े पार्ट को कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो लेकिन ये क्लासेस में बहुत यूजफुल हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं क्योंकि ये हमारे स्कोर को इम्प्रूव करती हैं। इसीलिए इन क्लासेस में आप यूज़ करिए इनकी रिकॉर्डिंग्स को और लाइव वॉच करिए ताकि आपके स्कोर को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन पूरी प्रेपरेशन आपको करनी है पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। उसके लिए अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं और उन बुक्स में आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप फॉलो नहीं कर पाते या आपको ये नहीं पता चलता कि उसमें से क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, या आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं रहते, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम आपको कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करवाते हैं चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद आंसर्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट चैप्टर्स। और ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारी ऐप के अंदर ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा, इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए लोन एंड बोरोर टाइप।
तो हमने फैक्टर्स बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को। स्पेसिफिक नेचर ऑफ चार्ज ओनली, स्पेसिफिक नेचर ऑफ लोन ओनली, स्पेसिफिक नेचर ऑफ टाइप ऑफ बोरोर ओनली, या स्पेसिफिक नेचर ऑफ लोन चार्ज एंड बोरोर टाइप। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर? आई होप बहुत आसानी से हम इसके आंसर को दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनता है डी, स्पेसिफिक नेचर ऑफ फैसिलिटी ऑल्सो, चार्ज ऑल्सो एंड टाइप ऑफ बोरोर ऑल्सो। Question 2. Why is it crucial to ensure correct set of document is used for a facility, charge or borrow type? ये important क्यों है ये सुनिश्चित करना कि हम करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे? To streamline the documentation process, to avoid unnecessary paperwork, to save money on printing cost, to comply with government regulation. तो करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम जब लेते हैं उसको इंश्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा हमारा ए। तो क्यों क्रूशियल है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स? तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को कंप्लाई करना ये तो एक पर्पस है ही, लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या है? टू स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो अगर हम करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेंगे तो करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंपिंग इन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंट को स्टैंप करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट इन्वॉल्व्स साइनिंग द डॉक्यूमेंट, इट इंडिकेट्स ऑफिशियल अप्रूवल टू द डॉक्यूमेंट, इट एंश्योर्स डॉक्यूमेंट्स आर नोटराइज्ड, इट वेरीफाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमने आंसर देना है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंपिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। So what is the answer for question number 3? So question number 3 के लिए आंसर बनता है कि स्टैंप ड्यूटी अब पे कर दी गई है तो लॉ इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इट इंडिकेट्स ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये मान लिया जाएगा कि अब ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये सिग्निफिकेंस है स्टैंप ड्यूटी पे करने की। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट, व्हेन शुड एन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया बी स्टैंप्ड? इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को इंडिया में स्टैंप होना है तो उसको कब स्टैंप हो जाना चाहिए? विद इन 3 months आफ्टर एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर एग्जीक्यूशन, विद इन 6 months आफ्टर एग्जीक्यूशन, या आफ्टर इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर बनता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Under what circumstances can an instrument lacking proper stamp duty be accepted as evidence? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट को जिसमें प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे किया है उसको हम एविडेंस के तौर के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं? आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनल्टी 10 times द प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी, आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹5, आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड ड्यूटी एंड पेनल्टी, आफ्टर अफिक्सिंग appropriate stamping and cancelling it। तो लैकिंग प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक्सेप्ट किन केसेस में एज एविडेंस ले लेते हैं? ये आपका क्वेश्चन है
So question number 5, what shall be the answer? तो क्या हमारा एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। सो उस एग्रीमेंट के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो रिक्वायर्ड स्टैंप ड्यूटी है या उससे जो रिलेटेड पेनल्टी है वो पे करके हम उसको वैलिड बना सकते हैं। तो इसमें आफ्टर 10 टाइम्स या 5 रुपीज़ ये रेलिवेंट तो हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरा आंसर नहीं है। अपने आप में जो पूरा आंसर है वो है ऑप्शन सी। For what type of document does stamp duty remains uniform across all states in India? कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिनमें जो स्टैंप ड्यूटी है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द कंट्री, सभी स्टेट्स के अंदर? शेयर ट्रांसफर एंड रिसीट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड लीज, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, हाइपोथिकेशन और प्लेज एग्रीमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो हमने चूज करना है इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। So what is answer to question number 6? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो गिवन आंसर है वो तो है प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन शेयर ट्रांसफर्स एंड रिसीट्स तो ये भी इसमें वैलिड है। यानी इसमें हमारा जो आंसर है वो अकेला सी नहीं है, हमारा आंसर बनेगा ए एंड सी। बिकॉज इन दोनों केसेस में जो स्टैंप ड्यूटी रेट है दैट इज फिक्स्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए इट विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडहेसिव स्टैंप नॉट बीइंग ड्यूली कैंसल्ड टू प्रिवेंट रीयूज? तो अगर हम एडहेसिव स्टैंप जो चिपकाते हैं अगर उसको प्रॉपरली कैंसिल ना किया जाए उसकी रीयूज को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, इनको केयरफुली रीड करना है। स्टैंप ड्यूटी इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स, डॉक्यूमेंट इज डीम्ड अनस्टैम्प्ड, स्टैंप ड्यूटी बिकम्स नॉन रिफंडेबल, या डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड इनवैलिड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? सो केयरफुली इसको आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर बनता है डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड अनस्टैम्प्ड। तो ये मान लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे नहीं हुआ है। Which factor determines the stamp duty for documents like hypothecation, pledge agreement and power of attorney? तो वो फैक्टर कौन सा है जो डिटरमिन करता है स्टैंप ड्यूटी को इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर? वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड, लॉ ऑफ द स्टेट वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्पेसिफिक नेचर ऑफ द चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है? सो व्हाट इज एप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करके ही आंसर प्रोवाइड करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है लॉ ऑफ स्टेट वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, बिकॉज इन केसेस के अंदर हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट हो, प्लेज का एग्रीमेंट हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो, स्टैंप ड्यूटी जो हमने पे करनी है उसके रेट्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए हमें स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा जिस स्टेट में उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। फ्रेंड, आज के सेशंस को वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, विच विल बी सूटेबली आंसर्ड इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर
अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हो, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपने अकाउंट में मैसेज पोस्ट कर सकते हो। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इस सेशन को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें और इसके लिंक को शेयर करें, और अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू।